पानी इस तरह से उलट दिए तो क्या अगर हाथ हटाएंगे तो पानी गिर जाना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? गिर जाना चाहिए ना। तो देखते हैं अगर गिरता है कि नहीं गिरता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। पानी गिरा नहीं ना, गिर रहा है पूरा तो इसी में है। देखिए ये जो हमारा सिरिंज देख रहे हैं इसमें छोटा सा गुब्बारा डाला हुआ है ना, दिख रहा होगा आप लोग को भी, दिख रहा होगा ना। लेकिन अगर हम इस सिरिंज को ऐसे पिस्टन को बढ़ाएंगे तो देखिए आपका गुब्बारा छोटा हो गया। दिख रहा है छोटा? छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको लग रहा था कि छोटा हो पाएगा? नहीं। लेकिन जब इसको हम छोड़ेंगे तो देखिए फिर आ जाएगा उतना ही बड़ा, इतना बड़ा गुब्बारा था। और जब इस पे प्रेशर हम प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, गुब्बारा छोटा हो जाएगा। यहाँ तो बैलून अभी अगर हम अब इस बैलून को हम लोग फुलाना चाहेंगे तो कैसे फुला सकते हैं? कोई आइडिया आप लोग को है? क्या चीज कर सकते हैं? इसको दबा सकते हैं एक तरीके, लेकिन अगर नहीं दबाना है तब भी इस बैलून को हम लोग फुला सकते हैं। कैसे कि अगर हम चलो ये जो हमारे पानी है, पानी में इस बैलून को डालते हैं, देखो धीरे धीरे फूल जाएगा। फूला? दिख रहा है कि नहीं? गुब्बारा फूला ना जी। और अगर देर तक रखेंगे तो देखो बहुत तेजी से फूल रहा है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है? लेकिन अब इस बैलून को हमको पचकाना होगा, तब क्या करेंगे? इसको फोड़ सकते हैं। अगर फोड़ेंगे भी नहीं तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पचका सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो आप लोग दिख रहा है कि बैलून फूल रहा है। जितने देर तक हम इसको ऐसे रखेंगे बैलून फूलते रहेगा। अब इसको निकाल के अगर हम इसमें डालते हैं तो कुछ ही समय में देखिए पानी क्या हो गया। तो चलो आज का हम लोग टॉपिक है भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों ना जी, है ना। भौतिक नियम, भौतिक में माने हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत तरह के बल होते हैं और उस बल की वजह से ही ये धरती जो है अभी अस्तित्व में है, मौजूद है। सब संसार चल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। घूम रही है कि घूम रहा है? लेकिन चंदा मामा कहते हैं उसको, तो मामा पुरुष न हुआ जी। चंदा मामा मतलब क्या, पुरुष हुआ होगा तभी मामा बोल रहे होंगे। तुम लोग कहे चंद्रमा घूम रही है, ऐसे कैसे है? तो चंद्रमा है, स्त्रीलिंग ही है, लेकिन उसको मामा बना दिया है, पता नहीं कहाँ के आदमी मामा बना दिया है। तो जितना भी हम लोग आसपास के जितने सारे एनवायरमेंट चीज देख रहे हैं वो भौतिक में बहुत सारे जो बल है उसी के वजह से अस्तित्व में है, मौजूद है। तो भौतिक नियमों में जो भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में है तो कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जो संरक्षित हैं, वो कभी बदल नहीं सकते, है ना। बहुत सारे कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो समय के साथ बदलते रहती है, जैसे हम लोग का उम्र समय के साथ बदलते रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी भौतिकी में हमारे आसपास समाज में है जो कभी बदलता नहीं है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और उसमें पहला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण है क्या कि ऊर्जा संरक्षण कहने का मीनिंग है कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है हमारे ब्रह्मांड में जो कभी बदलती नहीं है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसको न तो घटाया जा सकता है न तो बढ़ाया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार कहता है नियम कि इस दुनिया में ऊर्जा फिक्स है, न उसको घटा सकते हैं न उसको बढ़ा सकते हैं, केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण। जैसे अगर साइंस की बात माने तो जो मनुष्य होता है, साइंस कहता है कि मनुष्य मरता ही नहीं है, समझे। आप और हम मरेंगे ही नहीं, कभी कभी नहीं मरेंगे। बुढ़ारी आ जाएगा, दांत गिर जाएगा, तब भी नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता है, और हम लोग भी तो है तो ऊर्जा ही तो है। ये लकड़ी है तो ऊर्जा ही है, तो ये मार्कर है तो ऊर्जा ही तो है। तो दुनिया में कुछ भी है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ऊर्जा कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। तो आप भी नहीं नष्ट हो सकते हो और हम भी नहीं नष्ट हो सकते हैं, केवल हम लोग अपना रूप बदल सकते हैं। तो पूजा आप इधर ध्यान दिया करो, ठीक है। केवल हम लोग अपना रूप बदल सकते हैं। ऐसे भी देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, तो कैसे खेलेगा बच्चा? चलो ऐसे
चलो ठीक है, बच्चे बनाइए। कोई बच्चा छोटा खेलता है तो क्या होता है, वो बड़ा होता है धीरे धीरे। तो हम कह सकते हैं कोई छोटा बच्चा था वो मर गया, कहेंगे जी नहीं, उसका एनर्जी में बदलाव हुआ है, वही छोटा बच्चा बढ़ के बड़ा हुआ है। या फिर हम कहते हैं कि बर्फ जो है, बर्फ पिघल करके पानी हो गया, तो क्या कहेंगे कि बर्फ मर गया? नहीं, क्योंकि जो बर्फ में जो एनर्जी था वो एनर्जी बदल के किस में बदल गया है? पानी में आ गया है, तो बर्फ मरा नहीं है। उसी तरह हम लोग छोटा थे तो छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, तो हमारा एनर्जी चेंज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा ये आकार हो रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ चीज, तो एनर्जी में बदलाव हो रहा है, हम लोग मर नहीं रहे हैं। और उसके बाद बूढ़ा हो जाएंगे, उस समय भी नहीं मरेंगे, तो एनर्जी हमारा कुछ ऐसा चेंज होगा कि उसके बाद हम कभी बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? तो उसको हम नहीं कह सकते, साइंस नहीं कह सकता कि आप मर गए हो। साइंस कहेगा क्या कि आपका एनर्जी में ऐसा बदलाव आ गया बुढ़ारी आने के बाद कि अब आप कभी बोलोगे नहीं, कहीं देखोगे नहीं, कुछ बतियाओगे नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित है, न तो कभी इसको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर इस ब्रह्मांड में ऊर्जा, देखो हम लोग क्या करते हैं कि देखो लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो क्या हमको गर्मी मिलता है? तो गर्मी कहां से मिला? गर्मी तभी मिला जब लकड़ी के अंदर ऊर्जा था, एनर्जी था, गर्मी था, तभी तो हमको दिया। अब उसमें से एनर्जी खत्म हो गया तो क्या बन जाएगा? वो राख कहलाएगा। समझ में आया? एनर्जी जब लकड़ी का खत्म हो गया तब उसको क्या बोलेंगे? राख बोलेंगे, राख, खाक, ठीक है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, पहला जो है नियम उसको बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। सेकंड नियम की बात कर, अच्छा हाँ, तो हम क्या बोले कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको कम या बेसी नहीं किया जा सकता है। न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, न तो उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा इस इन्वर्स में, यानी इस ब्रह्मांड में ऊर्जा संरक्षित है, न घटेगा कभी न कभी बढ़ेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे है जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। और ये जो उपकरण है, जो मशीनवा है, जो ऊर्जा बदलने का काम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग उपकरण, ठीक है? तो जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर कभी कभी आप लोग जो जानते होंगे क्या कि आतंकवादियों तुम चारों तरफ से घिर गए हो, जितना कोशिश हो सके तो जल्दी अपना हथियार डाल दो, है? फिल्म विल्म देखे होंगे तो नहीं कहता है कि तभी तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे माइक लेके बोलता है, इसे कहते लाउड स्पीकर रहता है, तो देखते हैं गाते बोलता है, कस के आवाज निकल जाता है। तो ये क्या है? लाउड स्पीकर जो है विद्युत को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद सोलर सेल है, जो अपने छत पर लगाते हैं, इस तरह का जो सोलर सेल होता है जो छत पे लगाते हैं, उसको, उस सोलर सेल जो मशीन है जिसको उपकरण कहते हैं, उसको सौर ऊर्जा माने सूर्य के प्रकाश वाला जो ऊर्जा होता है उसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश वाला जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब की बात कीजिए जाए, देखिए विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में आप लोग को अंतर समझ में आता है? दोनों तो करंट से ही चलता है। जो ट्यूबलाइट मरकरी चलता है, जनरेटर से चलता है, शादी में देखे होंगे, और लाइन से भी चलता है और जनरेटर से भी चलता है। कोई भी बल्ब लाइन और जनरेटर दोनों से चलेगा। तो देखिए यहाँ पे विद्युत जो बल्ब है वो ये वाला विद्युत बल्ब 110 की बात करता है। 110 बात होता है ना, जो लाल लाल जलता है, वैसा लाल नहीं, पूरा प्रकाश खूब लगेगा, लेकिन घर में जलाइए तो गर्मी लगने लगेगा, पता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि विद्युत जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा और प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों देता है। उसका ऊष्मा का मतलब गर्मी। जो 110 का होता है बल्ब, चाहे 250 वाट का जो बल्ब होता है शीशवा वाला बल्ब, उसको देखिएगा ना, बगल में हाथ रखिएगा तो बहुत गर्म महसूस होता है। तो वो विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि विद्युत से ही जलता है बल्ब, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? उससे प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी मिलता है। तो इसलिए बोलेंगे प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत बल्ब बदलता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में बदल देता है, ठीक है? अब देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो मरकरी होता है, उजला दूधिवा बल्ब जिसको कहते हैं, उजला बल्ब रहता है ना, रहता है इसे ट्यूबलाइट रहता है, इसे इतना लंबा रहता है, इसे
पता है ना, दोनों तरफ से तार जुड़ल रहता है और बढ़ेगा बढ़ेगा। ये भी कहोगे ट्यूबलाइट के रूप में ही माना जाएगा इसको भी। जो बल्ब जल रहा है ना, तो उसको देखिए, जो ट्यूबलाइट है उसमें केवल प्रकाश आता है, उसके बगल में अगर हाथ ऐसे महसूस करिएगा तो गर्म उर्म महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा, मतलब गर्मी भी देता है विद्युत बल्ब और प्रकाश भी देता है, लेकिन ट्यूबलाइट केवल और केवल प्रकाश देता है। अब बात कर लिया जाए हीटर। हीटर तो देखे होंगे आप लोग, देखे हैं कि नहीं? हीटर के तार क्या चीज का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर में जब हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं तो देखते हैं नाइक्रोम एकदम लाल हो जाता है। लाल हो जाता है यानी कि उसमें से प्रकाश निकलता है न के बराबर, प्रकाश उतना न के बराबर निकलता है, उसमें ज्यादा क्या निकलता है? हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो जो हीटर होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। समझ में आया बात? और कुछ दो चार उपकरण लिख देते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। जो मोमबत्ती होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जो रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है कि जो मोमबत्ती का मोम होता है वो रासायनिक पदार्थ है ना, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा है। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बहुत इंजोरा होता है उससे। मोमबत्ती जलाओगे तो गर्मी उतना महसूस होता है? नहीं महसूस होता है, लेकिन इंजोरा आता है बहुत, है ना। तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो होता है, डायनेमो माने जनरेटर, डायनेमो मतलब जनरेटर होता है। तो जनरेटर जो होता है वो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि उसके अंदर कोई मशीन होता है जो गोल गोल घूमता है। कोई भी चीज घूम रहा है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। कोई भी चीज जल रहा है, चल रहा है, तो समझिए उसमें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, जैसे पंखा, पंखा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कि नहीं? तो उसी तरह डायनेमो जो है, तो जनरेटर के अंदर बहुत सारे मशीन के पार्ट्स घूमते हैं, चलते हैं, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कोई चीज भी चल रहा है, घूम रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा समझ लीजिए। तो पंखा डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। बड़ी मजा आ रहा है बतियाने में। क्या बतिया रही हो? तो हमको बोलने दीजिए ना, बाद में आप लोग बोल लीजिएगा, है। तो डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर से हमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, तभी शादी में मरकरी जलता है और तभी हम किसी को देख भी पाते हैं। क्या कौन कौन सोचता है कि शादी में एक बैक लाइट कट जाए? इसके बाद जो विद्युत मोटर है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी डायनेमो का उल्टा क्या है? मोटर। देखिए मोटर कहाँ लगा रहता है? हम लोग पंप में लगा देते हैं। पंप में मोटर होता है और मोटर जब नचता है तो पंखी भी नचता है और उसके वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है नीचे और पानी ऊपर चला जाता है। तो मोटर किससे चलता है बाबू? करंट से चलता है, विद्युत धारा से चलता है। तो मोटर क्या है? विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसके बाद सेल है। सेल माने बैटरी की बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारा सेल मिला देते हैं तब बैटरी निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं ना, उसी तरह बहुत सारा सेल मिलेंगे तब बैटरी बनता है। तो सेल के क्या होता है? बैटरी का एक सबसे छोटा भाग। तो जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। देखते हैं टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो बैटरी लगा देते हैं, नेपो वाला, है ना। तो बैटरी में कौन सा ऊर्जा था? रासायनिक ऊर्जा था। लेकिन जब लगाए और टॉर्च के स्विच ऑन किए तो किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत से ही तो बल्ब जलता है कि नहीं? तो सौर सेल जो थी, सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। और सितार जो होता है, अरे गिटार जो भी है, सितार दूसरा यंत्र होता है जो टिन टिन करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसी से करना पड़ता है, तो छोड़ो ना। तो जो सितार होता है ऐसे चलाते हैं तो यह यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, चलता है कोई, तो उसमें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। तो यानी सितार में यांत्रिक ऊर्जा से किसमें बदल देता है? ध्वनि में। कितना सुंदर आवाज निकलता है, सितार बजता है तो बजता है ना। तो ये सभी हम लोग के ऊर्जा थे जो एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग किसी उपकरण के माध्यम से बदल रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक में है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय से का मतलब क्या?
एकदम सरल रेखा में कोई चीज जा रही होगी, वस्तु चल रही होगी, तो रेखीय कहेंगे। रेखीय चाल तो आप लोग समझते होंगे, वृत्तीय चाल समझते होंगे, जब वृत्ताकार रास्ता पर कोई चीज चलता है तो वृत्तीय चाल बोलते हैं, है ना। या फिर रेखा, सीधी रेखा में कोई चलेगी तो रेखीय चाल कहेंगे उसको। तो रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब है तो कोई वस्तु है उस सरल रेखा में जा रही हो। संवेग तो आपको पता ही हो, m इंटू v, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। द्रव्यमान इंटू वेग मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसका स्पीड तो जरूर कुछ होगा और उसमें कोई द्रव्यमान भी होगा, बिना द्रव्यमान की कोई चीज है ये नहीं है ना। तो रेखीय संवेग संरक्षण कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो उसका संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाता है। अगर बाहरी बल उस पर लगाया जाएगा तो उसका जो संवेग होता है डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर उस पर बाहरी कोई बल ना लगेगा तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। अगर कोई वस्तु चल रहा है रास्ता में तो वो उतना ही स्पीड से हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहरी बल लग गया, बाहरी बल मतलब कोई धक्का दे दिया, चाहे हवा सामने आ गया, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी तो बाहरी बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर घर्षण बल है, ये भी तो बाहरी बल है। तो अगर बाहरी बल किसी वस्तु पर नहीं लगता है तो जिस अवस्था में वो चल रहा रहेगा उसी अवस्था में चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण, कि किसी वस्तु का संवेग संरक्षिट रहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट हम टॉपिक है कोणीय संवेग संरक्षण। नया वाला जो है तीसरा नंबर में, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण में हम लोग देखो, कोणीय का मतलब क्या है? कोण कब बनेगा? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होगा तब ना एंगल बनेगा सेंटर से इसका, बनेगा कि नहीं? थीटा एंगल, है ना। तो रेखीय संवेग संरक्षण में क्या था? कोई वस्तु सीधे सीधे जा रहा था, अब वृत्ताकार रास्ता पर कोई घूमेगा तो यहाँ सेंटर से उसको कोई एंगल बनेगा। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चल के अब यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, है ना। तो कोणीय संवेग संरक्षण कहता है कि इसके अनुसार कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे चल रही होती है और इस पे लगने वाला बल आघूर्ण 0 रहेगा, तब हम उस वस्तु का कोणीय जो संवेग होगा संरक्षित रहेगा। बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं तो बल आघूर्ण थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बल आघूर्ण होता क्या है? देखो, बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण वो है कि अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं F, और उससे जो बल लगाते हैं उससे डिस्टेंस अगर d है तो F और d में गुना करेंगे तो उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे, एग्जाम्पल ऐसे हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए एग्जाम्पल आसानी से समझने के लिए 2 मीटर मान लेते हैं। 2 मीटर तो होवे नहीं करेगा, 5 इंच होगा, है ना। 2 मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको फोर्स लगाए यहाँ पे तो क्या होगा? अपना रास्ता मुड़ाएगा ही, मुड़ाएगा कि नहीं मुड़ाएगा? तो अगर हम 2 मीटर का ही लेंथ है इसका और हम इस पे 5 न्यूटन का बल लगाए हैं तो बल आघूर्ण कितना होगा? 5 गुने 2 बराबर 10 न्यूटन होगा जी बल आघूर्ण। ये क्या है? F गुने D, न्यूटन मीटर न होगा बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला हुआ F इंटू डी। तो F का क्या है मात्रक? न्यूटन, और D का मीटर, न्यूटन मीटर न होगा बल आघूर्ण का मात्रक। तो अगर कोई वस्तु रखा हुआ ऐसे, अगर इसका लंबाई 2 मीटर है, इस पे हम 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, देखो ये बल यहाँ हो गया उंगली वाला, और इसका डिस्टेंस, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? बल आघूर्ण मिलेगा। समझ में आ गया बात? तो कोणीय संवेग संरक्षण में जो बल आघूर्ण की बात कर रहा है वो तो आप लोग समझ गए। तो बल आघूर्ण है क्या? कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल अगर शून्य हो जाएगा तो जो वस्तु होगा वो कोणीय संवेग संरक्षण में कहलाएगा, ठीक है। निकाय का मतलब यहाँ क्या है? कोई पदार्थ। निकाय मतलब कोई पदार्थ, कोई वस्तु। अब नया टॉपिक की बात कर लिया जाए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। 4 नंबर में है द्रव्यमान ऊर्जा
संरक्षण। इसमें तो न्यूटन के बारे में आप तो जानबे, फॉर्मूला जानबे करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, E बराबर mc², है ना। तो ये बोल रहा है न्यूटन साहब ने कि इस दुनिया में द्रव्यमान ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहता है। कभी हम द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं? ऊर्जा में बदल सकते हैं, और ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं? द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसलिए हम कहता है न्यूटन साहब बोलते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है इस दुनिया में? संरक्षित है, न वो बदलता है। हो सकता है कि ऊर्जा किस में बदल गया हो? द्रव्यमान में, या फिर द्रव्यमान किस में बदल गया हो? ऊर्जा में। यहाँ पे E फॉर एनर्जी, M फॉर मास मतलब द्रव्यमान, और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल। तो द्रव्यमान संरक्षण ऊर्जा कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग अस्तित्व वाले भौतिक राशियां नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक ही है, बल्कि एक ही राशि के दो रूप हैं, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही राशि के वो दो रूप है। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसलिए कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा, हमारा यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, वो संरक्षित रहता है, वो बदलता नहीं। समझ में आ गया बात? चलो एक नया टॉपिक ले लेते हैं। उसके लिए आइंस्टीन साहब ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? E बराबर mc²। आवेश संरक्षण 5 नंबर जो है, आवेश संरक्षण में कह रहा है कि आवेश भी संरक्षित रहता है, वो भी कभी बदलता ही नहीं है। जैसे अभी हम लोग बाल में ऐसे रगड़ते हैं, कंघी उंघी से बाल में रगड़ते हैं, तो आवेश का ट्रांसफर हो जाता है। यहां से बाल में से ट्रांसफर हो गया होगा किसमें? इस मार्कर में। चाहे इस मार्कर में से आवेश ट्रांसफर किसमें हो गया होगा? इसमें हो गया होगा। तो इसमें आवेश संरक्षण में कहता है कि जिस तरह से ऊर्जा संरक्षित रहता है, उसी तरह से आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को भी नहीं हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसे केवल हम लोग बदल सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इतना सारा नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण का नियम, और आवेश संरक्षण का नियम। तो जिस तरह से ऊर्जा को, न तो ये दोनों सेम है बाबू, यहाँ पे ऊर्जा है, यहाँ पे आवेश है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो आवेश को हम लोग ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में आवेश को भेजा जा सकता है, लेकिन ये आवेश कभी बना नहीं सकते हैं, और न तो आवेश को घटा सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, है ना। ये एकदम कंजर्व है, एकदम फिक्स है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स मतलब समझ रहे हो ना, ब्रह्मांड। तो यहां तो समझ में आ गया। तो हम लोग का हो गया टॉपिक समाप्त। अब हम लोग को देखना था कि कौन से वैज्ञानिक जो थे कौन सा नियम दिए हैं, है ना, और कहाँ के रहने वाले थे। उसमें हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट बात कर लेते हैं क्या। तो जो हम लोग को प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसी वैज्ञानिक के नाम पहले लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को 5 मिनट में क्लास भी खत्म करना है ना। तो डेनियल बर्नौली जो था वो वैज्ञानिक कहाँ का था? नीदरलैंड के था। उन्होंने 2 नियम दिया। एक बात कहा द्रवों के प्रवाह के बारे में बोला, और दूसरा बात कहा गैसों का गतिक सिद्धांत। द्रवों के प्रवाह मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना। मतलब किसी द्रव है उसको अगर प्रवाह मतलब गिराते हैं तो उसके बारे में बात किया था। तो इन्होंने एक बात कहा कि अगर हम किसी द्रव हो, चाहे कोई फ्लूइड हो, फ्लूइड मतलब फ्लूइड के अंदर आ जाता है, द्रव भी आ जाता है और गैस भी आ जाता है। तो अगर किसी गैस है तो गैस का अगर गति बढ़ा दिया जाए, गैस का गति अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका दबाव क्या होता है? वहां पे दबाव होता है वो गति। ठीक है, गति को अगर बढ़ा दिया जाए तो वहां पे दबाव क्या हो जाता है? घट जाता है। गति बढ़ेगा तो दबाव घटेगा। देखिए एक 2 पेज वाला हम कभी आप लोग 10th में भी करवाए थे। लाइए हम प्रैक्टिकल कराते हैं, 2 पेज करवा के दीजिए फिलहाल, तब तक हम कुछ बक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग कभी कभी ट्रेन से गए हो, कभी कहीं ट्रेन से, जब ट्रेन जा रही होती है और उसके देख कर कैसे आप चलिएगा ट्रेन की ओर, तो धीरे धीरे आप ट्रेन की ओर सटते जाते हैं। ऐसा कभी आप लोग रियलाइज किए हो कि जब गाड़ी हो
कोई बस हो या फिर बड़ी सारी ट्रेन है, अगर स्पीड में जाएगी तो आपको लगेगा कि ट्रेन जो है हमें अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा कभी लगता है, महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि लगता है ट्रेन में हमारा इसे अपना मैंने बुला रहा है, कल की मैया हमको बुला रही है लगता है। होता है ना। तो कहने की मीनिंग है कि जब ट्रेन जब चलती है तो स्पीड इसका बहुत ज्यादा रहता है, स्पीड रहता है ना। तो जब स्पीड रहेगा तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो घट जाएगा, प्रेशर होगा वो घट जाएगा। अब बताओ, यहाँ का ट्रेन के आसपास का प्रेशर घट गया है, आप यहाँ पे खड़े हो तो क्या होगा कि इधर उसके बगल का जो प्रेशर रहेगा, इधर केवल अगल बगल का प्रेशर घटा है और चारों तरफ के प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आया, दूर वाला प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो यहाँ पे प्रेशर घट गया, अब यहाँ पे प्रेशर उतना ही है, तो ज्यादा कने प्रेशर होगा, दूर वाला ना होगा, इधर ना होगा। तो इधर वाला प्रेशर होगा, इधर ज्यादा है उधर कम प्रेशर है, तो इधर वाला प्रेशर इधर लगाता है, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन बुला रही है हमको बैठने के लिए, है ना। लगता है कि हमको ट्रेन अपनी ओर खींच रहा है। तो खींचता नहीं है, ये बर्नौली का प्रमेय है। बर्नौली बताया था कि गति को अगर बढ़ा देंगे तो उसका जो दबाव होता है घट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? बोलो। अब देखिए, बर्नौली का प्रमेय को इस्तेमाल करके जो है जहाज को भी उड़ाया जाता है। जो हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। उसमें तो वो पंखों नहीं रहता है कि ऊपर खींच के उड़ाएगा उसको, नहीं ना। तो उस जो जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से बनाया जाता है कि पहले जो एरोप्लेन होता है उसको बहुत तेजी से रनवे पर दौड़ाया जाता है ना। हेलीकॉप्टर जहां उतरेगा वहीं से सीधे ऊपर चला जाएगा उड़ के पंखी से, है ना। लेकिन जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, वो रनवे उसका बहुत लंबा रहता है। पहले उस पर दौड़ाएगा, उसको दौड़ाने के बाद वही बात, दौड़ाने के बाद जब स्पीड बढ़ जाएगा किसका, जहाज का, तो इसके ऊपर का जो प्रेशर हो जाएगा घट जाएगा, और जब प्रेशर घटेगा तो जहाज अपने अपने धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, जमीन का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, जमीन की तरफ से हवा जो लग रहा है, लेकिन इस पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है एरोप्लेन का कि ये ऊपर का जो हवा होता है बहुत तेजी से इसको होकर निकलता है, और यहाँ पे प्रेशर बहुत घट जाता है, और नीचे से प्रेशर ज्यादा रहता है। तो नीचे से प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इसको क्या धक्का देके ऊपर उठा देगा। तो हवाई जहाज जो काम करता है वो बर्नौली के प्रमेय पे ही काम करता है। बर्नौली क्या बोला कि अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। किसी भी गैस है तो गैस का अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर घट जाएगा। जैसे अभी कागज वाला बता रहे थे, लाइए कागज, नया कहा दे रही हो, और एक और दीजिए, दो देखिए। आप देखिए, अगर आपके अनुसार हम यहाँ ऐसे रखे हुए कागज, अब बीच में फूंक मारेंगे तो क्या होना चाहिए, दूर हटना चाहिए कि भीड़ सटना चाहिए, बताइए। ऐसे अगर नॉर्मली सोचता है, अगर आप लोग नहीं कभी सीखे हो हमसे, तो आपको माइंड में सीधे आएगा कि फूकेंगे तो ये जो पेज है दूर होगा, आएगा कि नहीं? आपको मुझे भी लग रहा है, लेकिन फूक के देखते हैं क्या होता है। क्या है, दूर से भीड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी, उतना ही ताकते हैं। ब्लोअर थोड़ी है, ब्लोअर तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखाए थे, ले गए थे तो दिखाए थे ना। तो अगर ब्लोअर के सामने इसे रखते ना तो बहुत तेजी से हवा इससे में जाता और ये दोनों पेज क्या हो जाता, सट जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हवा जो मारे तो स्पीड बढ़ गया, इसमें एयर जितना था, तो बस स्पीड बढ़ा तो बीच वाला जगह में क्या होगा, प्रेशर घट गया, माने दबाव घट गया, और एने वाला प्रेशर उतना ही था। जब उतना ही प्रेशर था तो क्या हुआ कि आपस में ये सट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव लगा और बीच में प्रेशर कम था, तो क्या होगा, ये दोनों पेज आपस में सट जाते हैं। समझ में आया बात? क्योंकि बर्नौली का प्रमेय यही कहता है कि किसी भी एयर पार्टिकल का गति को बढ़ा दिया जाए तो दबाव घट जाता है। अब इसको हम फूके कस के कागज से, तो फूकने के बाद क्या है, इसमें एयर जो था बीच में वो क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ गया तो इस बीच वाला जो जगह था उसमें प्रेशर कम गया, और जब प्रेशर कम गया तो अगल बगल की जो हवा थी इसको दोनों तरफ से पेज को दबा दिया, तब लगा कि पेज क्या होगा, सटने लगा। समझ में आ गया बात?
तो बर्नौली का प्रमेय समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज और, आप लोग हेयर ड्रायर किसके पास है? हेयर ड्रायर नाम सुने हो? मिस के पास शायद होगा, है मिस? हेयर ड्रायर नहीं है, किसी के पास नहीं है जी। हेयर ड्रायर रहता तो उससे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। चलो, तो ये तो समझ में आया। और गैसों का गतिक सिद्धांत दिया। गैसों के गति सिद्धांत में उसने ये दिया कि गैस गति कैसे करते हैं, उसके जो एगो कण होते हैं, गैस के बारे में बहुत सारे बताया, तो उसको समझो कि गति सिद्धांत दिया। ठीक है, एक नया टॉपिक अब ले लेते हैं, उसका नाम है, नया टॉपिक, आज हम झोला उठा के चले, क्यों? इसीलिए तो नहीं जी। नया जो है रॉबर्ट बॉयल का जो थ्योरम दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा में रॉबर्ट बॉयल, हाय इंडियन भी है। रॉबर्ट बॉयल जो था वो कहाँ के था? इंग्लैंड के था। रॉबर्ट बॉयल इंग्लैंड के था, और उसने दिया था बॉयल्स लॉ दिया था। कौन सा नियम दिया? बॉयल्स लॉ। देखिए, रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल्स नियम जो दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इसको बोल दिया गया, माने बॉयल का नियम बोला गया। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। ध्यान से दो, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या? ना टेम्परेचर बढ़े ना तो घटे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कि कहने की इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? बीट कर्मानुपाती। कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे, ओकरो में टेम्परेचर नियत रहता है, ताप नियत रहता है कि नहीं रहता है? इसी तरह इसमें भी है, जो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो वॉल्यूम होगा, अगर ये बढ़ेगा वॉल्यूम तो प्रेशर घटेगा, या फिर वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये कौन बताया? बॉयल्स लॉ ने बताया। ये कौन बताया? बॉयल्स लॉ। तो इस पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे हमको देखना है कि देखिए, ये जो हमारा सिरिंज देख रहे हैं, इसमें छोटा सा गुब्बारा डाला हुआ है ना? दिख रहा होगा आप लोग को भी, दिख रहा होगा ना? लेकिन अगर हम इस सिरिंज को ऐसे पिस्टन को बढ़ाएंगे तो देखिए आपका गुब्बारा छोटा हो गया। दिख रहा है? छोटा छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको लग रहा था कि छोटा हो पाएगा? नहीं। लेकिन जब इसको हम छोड़ेंगे तो देखिए फिर आ जाएगा उतना ही बड़ा। इतना बड़ा गुब्बारा था, और जब इस पे प्रेशर हम प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? गुब्बारा छोटा हो जाएगा। छोटा हुआ ना? तो देखिए यही बॉयल्स लॉ था कि यहाँ पे प्रश्न में देखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंजिंग की है? उसमें गर्मी दी है, आग जलाएं? नहीं जलाएं। तो यही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो क्या अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ पे उतना ही था, ये अभी नॉर्मल है। अब इस पे पिस्टन को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें प्रेशर घट रहा है, सॉरी प्रेशर बढ़ रहा है अंदर में। अंदर में प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट गया। किसका वॉल्यूम घट गया? बैलून का। छोटा हो गया ना बड़ा से। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ था। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है, रख दो। पानी इस तरह से उलट दिए तो क्या अगर हाथ हटाएंगे तो पानी गिर जाना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? गिर जाना चाहिए ना? तो देखते हैं अगर गिरता है कि नहीं गिरता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पानी गिरा? नहीं ना गिर रहा है, पूरा तो इसी में है। आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत देखे होंगे। ठीक है, हम उसका रीजन आज जानेंगे। लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। बेंच ऊपर उठा के इस पर रखो तो देखिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप लोग शॉर्ट वीडियो में बहुत देखे होंगे, और इसका रीजन हम बताएंगे कि ऐसे होता कैसे है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग इसमें पानी है तो क्या अगर इस तरह उलट दिए हैं पानी इस तरह से पानी, देख लेते हैं कि जो हम लोग जो खाते हैं, क्या चीज, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, लेज कुरकुरे होता है। तो हमारे जो अभी नॉर्मल जमीन पर ऐसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं धरती पे, तो उसमें हवा भरा रहता है, लेकिन उतना टाइट नहीं रहता है, ज्यादा टाइट
नहीं रहता है। अगर वही कुरकुरे के पैकेट को आप लोग हवाई जहाज पे ले जाओगे तो वो जो होता है बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं प्रेशर घटता है, दबाव घटता है कि नहीं? अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है हवा का, हमारे वायुमंडल का। उस दबाव को हमेशा झेल रहे हैं हम लोग, हमेशा हवा में डूबे हुए हैं। समझ में आया? पानी में नहीं डूबे हुए हैं, हवा में डूबे हुए हैं। चारों तरफ से हवा है और हमारे ऊपर पर बहुत सारा वजन डाला हुआ है हवा का। समझ में आया? तो जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर की ओर जाते हैं प्रेशर घटते जाता है, और जब प्रेशर घटेगा उसी कारण जो जो हमारे कुरकुरे होते हैं तो धरती पर प्रेशर उस पर ज्यादा है, और जब अंतरिक्ष में जाएंगे चाहे मतलब धरती से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो ऊपर प्रेशर घटेगा, तो अंदर जो लेज के पैकेट के अंदर का जो हवा है वो अंदर से दबाव बाहर की ओर लगाएगा और अंतरिक्ष में जाने पर ज्यादा फूला हुआ दिखेगा, पूरा टाइट दिखेगा। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देरी के बाद गिरना इतना था, किसी तरह इसमें एयर लीक हो गया होगा जिससे हवा जाने लगा तो ये गिर गया होगा। ठीक है, तो पानी अब यहाँ पे तो बहुत देरी तक रुका हुआ था ना कि ये वो गिलास का लेयर जो था वो पूरे पानी को रोक करके रखा था, उतना सारा वजन को। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही हम गिलास को ऐसे कागज से उल्टे तो जो पानी था वो कुछ कहाँ चला गया? कागज के अंदर चला गया। कागज कुछ पानी को सोख लिया। जब पानी को सोख लिया तो इसके अंदर एयर की मात्रा बढ़ गई होगी, हवा की मात्रा बढ़ गई होगी। जब हवा की मात्रा बढ़ गई तो अभी हम बॉयल्स लॉ में बोले कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे इसमें एयर बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो उतना ही था, टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया इसमें, तो जैसी प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया। जब प्रेशर घटा तो गिलास के अंदर प्रेशर कम था और इसके चारों ओर का प्रेशर ज्यादा था, चारों तरफ का प्रेशर ज्यादा था। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा हुआ, गिलास के अंदर प्रेशर कम हुआ, इसलिए नीचे का प्रेशर इस कागज पे बहुत तेजी से लगा था, ज्यादा लगा, इसलिए वजह से कागज नीचे गिर नहीं रहा था। समझ में आया बात? कि जैसे ही पानी कागज को सोख लिया, सोखने के बाद क्या होगा? इसमें हवा बढ़ गया होगा ना, पानी इसमें घट गया। जब नीचे कार्डबोर्ड लगाए थे, कागज लगाए थे तो पानी सोख लिया, कागज सोखा कि नहीं सोखा? कुछ पानी तो भीग गया ना, कागज जो भीगा तो पानी सूखा होगा तभी तो भीगा कागज। तो जब भीगा तो इसके अंदर जो हवा है, हवा की थोड़ा सा मात्रा बढ़ गई होगी। जब हवा की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो गिलास के अंदर का प्रेशर घट गया और चारों तरफ का जो वायुमंडलीय प्रेशर था वो तो कोई चेंज नहीं, उतना कि उतना ही रहा। तो ज्यादा प्रेशर नीचे से था, गिलास के अंदर कम प्रेशर था, और जब ज्यादा प्रेशर नीचे से लगा तो कागज को गिरने नहीं दे रहा था। समझ में आया बात? चलो ठीक है, ये हो गया, वो कहानी खत्म। चार्ल्स नियम कहता है, चार्ल्स लॉ मतलब चार्ल्स वैज्ञानिक जो था उसी ने इस नियम को दिया था। तो चार्ल्स नियम कहता है कि अगर किसी भी फ्लूइड का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज कर दे जाएगा, वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि आयतन बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या फिर कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ। टेम्परेचर किसी चीज को बढ़ा दिए तो वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा? बढ़। यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। कहने का मीनिंग है सीधा सीधा, इसको हिंदी में बोलते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हिंदी में समानुपाती। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तब एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो उसके लिए हम एक गुब्बारा लाए हैं और इसके लिए एक बोतल भी लाए हैं, ठीक है। अब इस बैलून को इस बोतल, पकड़ो तो रही, चल छोड़ दो, हम कर लेते हैं। ए यार लगो, वो कैसा लड़का हम है जी कि वो गुब्बारा के लगा नहीं पा रहे हैं। धरो तो रही, रखो तो उसको यहाँ तो बैलून अभी, अगर हम अब इस बैलून को हम लोग फुलाना चाहेंगे तो कैसे फुला सकते हैं? कोई आइडिया आप लोग को है? क्या चीज कर सकते हैं?
इसको दबा सकते हैं एक तरीके, लेकिन अगर नहीं दबाना है तब भी इस बैलून को हम लोग फुला सकते हैं। कैसे कि अगर हम चलो ये जो हमारे पानी है, पानी में इस बैलून को डालते हैं, देखो धीरे धीरे फूल जाएगा। फूला दिख रहा है कि नहीं? गुब्बारा फूला ना जी। और अगर देर तक रखेंगे तो देखो बहुत तेजी से फूल रहा है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है? लेकिन अब इस बैलून को हमको पचकाना होगा, तब क्या करेंगे? इसको फोड़ सकते हैं। अगर फोड़ेंगे भी नहीं तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पचका सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो आप लोग दिख रहा है कि बैलून फूल रहा है। जितने देर तक हम इसको ऐसे रखेंगे बैलून फूलते रहेगा। अब इसको निकाल के अगर हम इसमें डालते हैं तो कुछ ही समय में देखिए पानी क्या हो गया, इसमें ठंडा पानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो कि जो केन है, केन में ठंडा पानी रखे हुए हैं, और ये जो प्लास्टिक वाला है धीरे देखो ना अंदर घुस जाएगा। चल जाओ अंदर, चल जाओ, चल जाओ। और घुस जाएगा। फिर से अगर हम इस ठंडे पानी में से निकाल के इसको गर्म पानी में डालेंगे तो कुछ ही समय में आप लोग देखिएगा फूलना तैयार हो जाएगा, रेडी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे इसका देखो, अभी इसमें क्या हो गया कि देखो चार्ल्स लॉ क्या बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पानी जो गर्म है, ये टेम्परेचर इसका ज्यादा है। जैसी टेम्परेचर ज्यादा है तो ये बोतल को हम इस पानी में डाले गर्म वाला में, तो इसके अंदर जो हवा था उसका आयतन क्या हो गया? बढ़ जाएगा। आयतन इसका बढ़ जाएगा। अभी इसका आयतन बढ़ गया तो कन्हू कन्हू से भागना चाहेगा, तो क्या होगा? एगो इधर जगह खाली था तो बैलून को क्या करेगा? फुलाने लगेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। अब इस बोतल को जब ठंडे पानी में डालते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये जो बैलून हो जाता है वो चल जाता है अंदर, क्योंकि टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी इसका क्या हो गया? घट गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। समझ में आया? तो यही चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ है। फिर अभी पूरा देखो अभी छेदा हो गया है। ठीक है, अगर इसको फिर पानी में डाल देते हैं तो कुछ ही समय की बाहर आना चाहेगा। देखो आया ना? ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से आयतन बढ़ेगा। और इसके अंदर का हवा का आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ने की वजह से बाहर निकलना चाहता है, तो रास्ता निकलने वाला क्या है? इधर ही बचल है। तो बैलून का क्या किया? फुलाने लगा। लेकिन इसी को अगर टेम्परेचर घटा देते हैं तो बैलून जो होता है पचक जाएगा। अभी देखो नहीं पच गया, कुछ समय के बाद धीरे धीरे पच गया। लेकिन जैसे ठंडा में रखेंगे कुछ ही समय के अंदर देख लो। समझा गया बात? तो चार्ल्स लॉ खत्म हो गया, बॉयल्स लॉ खत्म हो गया। चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया हम लोग का समाप्त।